गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने की धारा क्या है? क्वेश नियम धारा 528 बीएनएसएस एंड भजन लाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। आज के हमारे वीडियो का यही बड़ा महत्वपूर्ण टाइटल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के वीडियो में जिन जिन टॉपिकों पर मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो के प्रारंभ में ही उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे कि धारा 528 बीएनएसएस 2023, जो पहले धारा 428 सीआरपीसी 1973 में थी, अब तब्दील कर दी गई है उसे। इसका हम सीधा मतलब समझेंगे। दूसरा, इसका उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया का उपयोग, प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना। तीसरा, न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति, सरल उदाहरण और मुख्य याद रखने योग्य बात। ये तो हम धारा 528 में हम समझेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुल 5 जजमेंट्स में आपके लिए लेकर आया हूं, जो एफआईआर रद्द करने से ही संबंधित हैं। जिसमें नंबर 1 है हरियाणा राज्य विरुद्ध चौधरी भजनलाल 1990। दूसरा है आंध्र प्रदेश राज्य विरुद्ध गोलकोंडा लिंगा 2004। तीसरा जजमेंट है बी एस जोशी विरुद्ध हरियाणा राज्य 2003। चौथा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नीलू चोपड़ा विरुद्ध भारती 2009। और पांचवा है अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य 2014। ये पांचों ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। साथ ही रिट पिटीशन की जो एक आइडियल ड्राफ्ट है, आपको बतौर समझाने के लिए मैंने डिजिटल ई बुक में ये सब कुछ मैटर तैयार करके रखा है। ये आइडियल ड्राफ्ट है सर, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। यदि आप घर में बैठे हुए हैं, या आप एक नए एडवोकेट हैं, या विधि के विद्यार्थी हैं, या एक आप पीड़ित हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, इससे इस प्रकार की रिट पिटीशन हाईकोर्ट में तैयार करके पेश की जाती है। हिंदी में भी पेश की जा सकती है और अंग्रेजी में भी पेश की जा सकती है। दोनों की ड्राफ्टिंग मैंने डिजिटल ई बुक में आपको समझाने के लिए दी है। ये सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्टिंग है सर। ये वकील साहब उनके हिसाब से तैयार करेंगे, आपकी घटना और परिस्थिति के हिसाब से। सिर्फ आपके सामने एक मैंने डेमो रखा है, एक ड्राफ्ट रखी है, ताकि आपके दिमाग में एक तस्वीर पैदा हो सके कि हाँ, जब ये मामला होगा तो इस तरीके से ये हमारी याचिका पेश की जाएगी, ऐसे प्रार्थना इसमें मांगी जाएगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे। साथ ही एक स्टे एप्लीकेशन भी जो हाईकोर्ट में पेश की जाती है एफआईआर के साथ ही, कि नीचे की गिरफ्तारी से संबंधित रोक लगाई जाए, एफआईआर निरस्त की जाए, वो उसकी भी एक एप्लीकेशन मैंने तैयार करके रखी है। साथ ही इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी है। और उसके अलावा पिटीशन और एफआईआर से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। यदि वक्त रहा, समय रहा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपको जानकारी देने की। वरना फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने वो सब कुछ डिजिटल ई बुक में लिख दिया है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको पहले जो बुक के अंदर मूल परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा को वर्ड टू वर्ड सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उसके बाद फिर हम डिजिटल ई बुक की ओर चलेंगे, जहां मैंने इसका सरल एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों के लिए रखा है, सरल व्याख्या। आप बुक में सुन ले। धारा 528 बीएनएसएस 2023, इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए, या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए, या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। इसको सरल उदाहरण के साथ मैंने तैयार किया हुआ है। आप चिंता ना करें, आप घबराएं ना। आप ये भाषा शैली सुन के आप बिल्कुल विचलित ना हो। मैंने बेहद सरल तरीके से आपके लिए इसका जो है कि विस्तृत व्याख्या की है। इसको इंग्लिश में भी सर मैं आपको पढ़ देता हूँ। 528 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, नथिंग इन दिस संहिता shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such order to as may necessary to give effect to any order under this Sanhita, or to prevent abuse of the process of any court of otherwise to secure the ends of justice। ये इसमें दी गई है। अब मैं डिजिटल ई बुक की ओर लेकर सल आपको चलता हूं, जहां पर ये सारी डिटेल जानकारियां जो मैंने अभी आपको बताई हैं, रिटर्न रूप में आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई हैं। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको उसी में से दूंगा, ताकि आप परिचित भी हो लें कि आखिर इस डिजिटल ई बुक में क्या लिखा हुआ है।
आइए सर, लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है। बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा क्या है? क्वेश्चन सेक्शन 528 बीएनएसएस एंड भजनलाल केस एससी। ये भजनलाल केस का स्पेशल उल्लेख मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसके अलावा भी सभी फैसले महत्वपूर्ण हैं जो इसी से रिलेटेड हैं। इसमें मैंने एक मोटिवेशनल लाइन भी लिखी हुई है सर, क्योंकि अक्सर जब किसी निर्दोष को झूठा फंसा दिया जाता है, झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, तब उसके हौसला और हिम्मत काफी पस्त महसूस होने लगता है। वो डरा हुआ महसूस होने लगता है कि पता नहीं कब पुलिस वाले आकर मुझे पकड़ लें और मुझे जेल जाना पड़े, मेरी जमानत भी ना हो, कितने समय तक जेल में पड़ा रहूंगा। ऐसे बहुत से विचार पैदा होते रहते हैं। तो इस स्थिति में हमारे अंदर एक मोटिवेशनल विचार भी होना जरूरी है ताकि इन हालातों से हम लड़ सकें। इसमें मैंने शुरुआत में ही लिखा है कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हों और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत आपकी गली में खड़ी है। जीत आपकी गली में खड़ी है। कहाँ खड़ी है सर? गली में। यदि आपने हिम्मत और हौसला रखा और कानूनी कार्रवाई आपने डट कर की, तमाम गवाह सबूत आपने आपकी याचिका के साथ पेश किए, तो आप यकीन रखें आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। और यदि आपको झूठा फंसाया गया है तो उस एफआईआर को हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश किया जाएगा। लेकिन आप याद रखें कि ये सिर्फ उन निर्दोष लोगों के लिए ही कार्रवाई है जिन्हें झूठा फंसाया गया है। लेकिन जो दोषी हैं वो इसका इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यदि उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो और भी बुरी तरीके से फंस जाएंगे, और ऐसे फंसेंगे कि कभी उनको सुलझने की उम्मीद भी ना बचेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। निरपराध है, व्यक्ति निर्दोष है, उसके पास स्ट्रांग सबूत हैं। दोषी व्यक्ति है, वो झूठे दस्तावेज तैयार करेगा और पता नहीं कितने कितने लाइफ टाइम पनिशमेंट के अपराध में वो फंस जाएगा। अक्सर अपराधी करते हैं। हर अपराधी ये सोचता है कि मैं निर्दोष हूं और वो झूठे गवाह गठित करता है और आवश्यक साक्ष्य को डिलीट करता है और एक झूठी कहानी गढ़कर सामने लाता है। तो ऐसी स्थिति में ये हाई कोर्ट है सर, ये कोई जुडिशियल जेएमएफसी कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। इसकी पावर्स और शक्तियां स्पेशल रूप से अलग दी गई हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको ये जो कार्रवाई मेरे द्वारा बताई जा रही है उन बेगुनाह लोगों के लिए है जिनको झूठा फंसा दिया गया है। जैसे कि वो घटना के समय घटना स्थल पर थे ही नहीं। पता लग रहा है कि घटना जिस जगह हुई वो उस जगह पर नहीं थे, किसी और दूसरे शहर में थे, लेकिन रंजिशन उनका नाम लिखा दिया गया। सड़क पे भीड़ का विवाद हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि उस भीड़ में झूठा नाम लिखा दिया गया। परिवार में एक व्यक्ति से विवाद हुआ और रंजिशन पूरे परिवार के लोगों का नाम लिखा दिया गया। कोई बहुचर्चित पर्सनैलिटी है, मालूम पड़ रहा है कि उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। ऐसे हजारों सैकड़ों कारण होते हैं जो व्यक्ति निर्दोष होता है, घटना में शामिल नहीं होता है, फिर भी उसको झूठा फंसा दिया जाता है। तब ऐसे लिए इसी कंडीशन में धारा 528 का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाई कोर्ट को विशेष शक्तियां दी गई हैं। ये शक्तियां सिर्फ हाई कोर्ट को ही प्राप्त हैं सर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं है, एडीजे कोर्ट को नहीं है और जेएमएफसी कोर्ट को नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, एफआईआर क्वेश करने का राइट्स सिर्फ हाई कोर्ट को ही है, वो भी विशेष कंडीशन में शक्ति का इस्तेमाल करती है। अब मैं आपको आगे की जानकारी जो इसका सीधा मतलब है वो इसी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ, सारे अध्याय हैं ये जो आपके सामने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन तकरीबन 36 तो अध्याय हो चुके हैं, और भी जो मैंने डिटेल लिख रखा है जो इसके अंदर शामिल है। अगर टाइम रहा तो वीडियो के अंत में इसका मैं परिचय आपसे जरूर कराऊंगा। ये इसके बाद आते हैं सर हम मुद्दे की बात पे। अब हम देखते हैं कि ये धारा 528 तो मैंने आपको सर बुक में से पढ़ के बता दी। अब इसका सीधा सा अर्थ जो हम देख लेते हैं, सिंपल मीनिंग इसका है कि कानून बनाते समय विधायिका हर एक परिस्थिति के लिए अलग नियम बना सकती है। इसलिए कानून ने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को एक सुपर पावर, विशेष पावर, इनहेरिटेंस पावर, जिसको अंतर्निहित शक्तियां वो दी हैं। इसका जो सीधा सा मतलब होता है कि बीएनएसएस की कोई भी धारा या नियम हाई कोर्ट के हाथ बांध नहीं सकता। यदि नंबर एक, न्याय करने के लिए या किसी गलत प्रक्रिया को रोकने के लिए या अपने ही आदेश का पालन करने के लिए हाई कोर्ट को कोई विशेष आदेश देना पड़े, तो हाई कोर्ट ऐसा आदेश पास करने के लिए, ऐसा आदेश देने के लिए पूरी तरह आजाद है, बंधा हुआ नहीं है। ये इनहेरिटेंस पावर इसमें खास तौर से दी गई है। इसका सरल और आसान अर्थ यही है। अब हम इसका मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। नंबर एक है आदेशों को प्रभावी करना, टू गिव इफेक्ट टू ऑर्डर।
कोर्ट द्वारा दिए गए किसी आदेश या फैसले को अमल में लाने के लिए यदि कोई अड़चन आ रही है तो हाईकोर्ट उसे दूर करने का आदेश दे सकता है। नंबर दूसरा है प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना, द प्रिवेंट अबेस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को परेशान करने के लिए झूठा केस, झूठी एफआईआर या बार बार फर्जी आवेदन दाखिल कर अदालत का समय और कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो हाईकोर्ट उसे तुरंत रोक सकता है। किसको सर? जो गलत परेशान कर रहा है। ये सिर्फ निर्दोष के लिए है, ये गलती ना करें अपराधी या जो है कि गलत कार्य करने वाले क्योंकि वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। यदि करेंगे तो इतना उल्टा फंसेंगे कि लाइफ टाइम पनिशमेंट में भी कूट रचना और भी तमाम झूठे दस्तावेज तैयार करना और ये उसके अंदर वो फंस सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना। दूसरा है, तीसरा है सर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति, टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। जहां कानून में कोई स्पष्ट धारा ना लिखी हो लेकिन किसी व्यक्ति के साथ साफ तौर पर अन्याय हो रहा हो, वह न्याय की स्थापना के लिए हाईकोर्ट इस विशेष अधिकार का प्रयोग करता है। कई आदतन अपराधी होते हैं, 4-5 बार घटनाएं उनके द्वारा की जा चुकी हैं, फ्रॉड किया जा चुका है, कंपनी के एजेंट बनकर कंपनी के नाम से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, ठगी करके रुपये खाकर बैठे हैं और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है, रिकॉर्ड भी, और वो सोचते हैं कि हम हाईकोर्ट से एफआईआर क्वेश करवा लेंगे। तो पहले ही तो जो है कि आदतन अपराधी होने से इतना रिकॉर्ड मौजूद है, लोगों के पैसे गबन करके बैठे हैं, हाईकोर्ट सब चीज देखता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में तो अपराधियों को सजा ही मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं सर, सरल व्यवसायिक उदाहरण इसको देख लेते हैं हम। प्रैक्टिकल जो है घटना है इसकी, राम और श्याम के बीच दुकान की खरीदी बिक्री को लेकर पैसों का लेन देन चल रहा था। एक उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए तैयार किया है। ये बुक में नहीं मिलेंगे सर ये उदाहरण, ये मैंने मेरी 25 साल की वकालत की प्रैक्टिस में जो अनुभव किया है, जो ठोकरें खाई हैं, जो केस लड़े हैं, उन सब का आधार पर ये मैं तैयार कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और ये डिजिटल ई बुक भी स्पेशली मैं तैयार करता हूँ। ये विश्व में कहीं नहीं मिलेगी आपको ये डिजिटल ई बुक सर। ये सेल्फ मेड, मतलब मेरे खुद के द्वारा तैयार की जाती है। उसका उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को कानून आसान भाषा में समझ में आ सके। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो विधि का विद्यार्थी हो, चाहे वो न्यू एडवोकेट्स हो, सीनियर अधिवक्ता तो सभी जानते हैं सर, लेकिन ये मेरा उद्देश्य यही है कि आसान भाषा में आपको न्याय प्राप्त हो सके और एक समस्या का समाधान हो सके। इसका लिखने का भी मेरा मकसद यही है कि एक प्रॉब्लम, जैसे कि झूठी एफआईआर बना दी गई, अब उसको रद्द कैसे कराया जाएगा, क्या प्रोसेस होगी, तो इस समस्या को सॉल्यूशन करने के लिए मेरे द्वारा डिजिटल ई बुक तैयार की जाती हैं। अभी तक तकरीबन 425 डिजिटल ई बुक मेरे द्वारा लिखी जा चुकी हैं विभिन्न प्रॉब्लमों के सॉल्यूशन के लिए। सभी मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर देख भी सकते हैं। और उसी से रिलेटेड वीडियो भी मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उन्हीं डिजिटल ई बुक की लिंक्स उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे द्वारा दे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं सरल उदाहरण से सर हम। घटना है, राम और श्याम के बीच एक दुकान की खरीदी बिक्री को लेकर पैसों का लेन देन, सिविल डिस्प्यूट चल रहा था। गलत कदम क्या उठाया गया इसमें? श्याम ने राम को सबक सिखाने के लिए थाने में झूठी एफआईआर दर्ज करा दी कि राम ने उसके साथ डकैती और मारपीट की है। धारा 528 का प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा? राम के पास सीसीटीवी फुटेज और सबूत हैं कि वह घटना के दिन दूसरे राज्य में था और मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है। निचली अदालतों के पास एफआईआर पूरी तरह रद्द करने की शक्ति नहीं होती है। परिणाम क्या हुआ? राम सीधे हाईकोर्ट जाता है और धारा 528 बीएनएसएस के तहत याचिका लगाता है। हाईकोर्ट देखता है कि एफआईआर केवल रंजिश से दर्ज कराई गई है और यह अदालत की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। हाईकोर्ट धारा 528 बीएनएसएस की शक्ति का उपयोग करते हुए झूठी एफआईआर को तुरंत क्वेश कर देता है। ये एक उदाहरण है सर, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। इसमें मुख्य जो बातें याद रखने योग्य हैं, की पॉइंट जो मैंने इसमें लिखे हैं, केवल हाईकोर्ट को शक्ति इस बात की दी गई है। केवल हाईकोर्ट को है शक्ति, आपको ध्यान रखना है। यह अधिकार केवल उच्च न्यायालय के पास, मतलब हाईकोर्ट के पास है, सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट जेएमएफसी के पास नहीं है। दूसरा, अपवाद के रूप में प्रयोग। हाईकोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल हर सामान्य केस में नहीं करता। इसका उपयोग केवल तभी किया जाता है जब स्पष्ट रूप से अन्याय हो रहा हो या झूठा केस दर्ज कराया गया हो, जैसे कि स्टेट ऑफ हरियाणा विरुद्ध भजनलाल मामले में बताया गया। ये जजमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए थे वीडियो के प्रारंभ में, यहाँ से प्रारंभ होते हैं। ये है नंबर 1 जजमेंट है। में जजमेंट तो सर लगभग 40-40, 35-35 पन्नों के जजमेंट्स हैं। इसमें मैंने उसका मुख्य सिद्धांत लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ूंगा। और उस मुख्य सिद्धांत से रिलेटेड जो जजमेंट का पेरा है
उसको भी मैंने इसमें लिख दिया है सेम टू सेम अनुवाद के साथ। उसकी भी डिटेल कम से कम डेढ़ या 2 या 3 पन्ने की है। पूरा जजमेंट में अगर लिखूंगा तो 35-40 पन्ने हो जाएंगे सर, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में उसका सिद्धांत पढ़ के बताऊंगा, और उस सिद्धांत से रिलेटेड पेरा भी मैंने इसमें कॉपी कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम चौधरी भजनलाल एवं अन्य 21 नवंबर 1990 का सर ये जजमेंट है। इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि यदि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता या कार्रवाई द्वेषपूर्ण व रंजिशवश कराई गई है तो हाईकोर्ट धारा 528 जो पहले 482 सीआरपीसी थी के तहत उसे निरस्त कर सकता है। ये एक मोटी मोटी बात सर मैंने बता दी। बाकी 40 पन्नों का जजमेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, आप इसको देख सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल भी मैंने जजमेंट की लिख दी है, प्रकरण क्रमांक वगैरह। उसी के बाद ये चूंकि हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, इसमें 7 मुख्य आधार भी बताए गए हैं, तो मैं उसके मुख्य पॉइंट को भी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय किसी एफआईआर को रद्द कर सकता है। नंबर 1 है, प्रथम दृष्टया अपराध का अभाव। ये सर हेड लाइन पढ़ रहा हूं मैं, डिटेल नहीं पढ़ूंगा अब, ताकि आपको समझ में आ जाए। डिटेल सब कुछ मैंने डिजिटली बुक में लिखा हुआ है। यदि वीडियो की लंबाई काफी ज्यादा हो जाती है अगर मैं हर चीज को बारीकी से समझाऊंगा, लेकिन मैं इसके मुख्य पॉइंट भी पढ़ूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना कुछ डिटेल है कि वीडियो तकरीबन 5 घंटे लंबा भी हो सकता है। इसलिए मैं इस डिजिटली बुक में से उन्हीं पॉइंट को बनाऊंगा, और हो सका तो फिर इस पे छोटे छोटे दूसरे वीडियो भी मैं बना दूंगा। जैसे कि प्रथम दृष्टया अपराध का अभाव, दूसरा संज्ञेय और गैर संज्ञेय मामलों का अंतर। ये भजनलाल केस में कुल 7 पॉइंट तैयार किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिनके आधार पर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तीसरा आएगा चुनिंदा आरोप। चुनिंदा आरोप मतलब जहां एफआईआर के आरोपी के खिलाफ कोई मामला साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत या सामग्री पेश नहीं करते हैं। और प्रथम दृष्टया अपराध का अभाव मतलब होता है जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप यदि उन्हें उनके वास्तविक रूप में स्वीकार कर लिया जाए तब भी किसी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस का गठन नहीं करते हैं। संज्ञेय और गैर संज्ञेय मामलों में क्या अंतर होता है सर? जहां आरोपों से केवल गैर संज्ञेय अपराध का पता चलता है और सीआरपीसी की धारा 155 की उपधारा 2 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस द्वारा जांच नहीं की जा सकती। ये हो गया सर। तीसरा हो गया, चौथा हो गया गंभीर या विशेष प्रकृति। जहां आरोपों में कोई संज्ञेय अपराध बनता है लेकिन जांच के लिए विशेष कानूनी प्रावधान या आदेश की आवश्यकता होती है तो पूरा नहीं किया गया है। निर्णायक साक्ष्यों की कमी। जहां एफआईआर बेबुनियाद हो या आरोपों में कोई दम ही ना हो। कानून रोक, जहां आपराधिक कार्रवाई कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाधित हो। और दुर्भावनापूर्ण मंशा में मालाफाइड, जहां आपराधिक कार्रवाई स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रतिशोध लेने या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए शुरू की गई हो। ये इसमें मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। और भजनलाल से रिलेटेड वो जो पेरा है जिसमें सभी जानकारी दी गई, मैंने सर इसमें लिख दिया है पूरा पेरा। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, काफी 2 पन्ने का पेरा है। बाकी मैंने मुख्य बात आपको बता दी है। अगला जजमेंट आता है हमारा सर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंगा स्वामी और अन्य 27 जुलाई 2004 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, प्रक्रिया के दुरुपयोग पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए कि कहीं आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग शिकायतकर्ता द्वारा उत्पीड़न मतलब हेरासमेंट या निजी बदला लेने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो एफआईआर निरस्त की जानी चाहिए। अगला जजमेंट आता है सर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बीएस जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 13 मार्च 2003 का जजमेंट है सर ये। इसमें क्या बताया गया है? मूल सिद्धांत है राजीनामे के आधार पर एफआईआर निरस्त करना। मुख्य बात जो इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि यदि मामला मुख्य रूप से वैवाहिक या सिविल प्रकृति का है और पक्षों के बीच आपसी समझौता या राजीनामा हो गया है तो गैर जमानती या गैर शमनी नॉन कंपाउंडेबल धाराओं के बावजूद हाईकोर्ट धारा 528 बीएनएसएस के तहत एफआईआर रद्द कर सकता है। जजमेंट के पेरा का पूरा अनुवाद सर मैंने इसमें लिख दिया है। अगला जजमेंट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, 7 अक्टूबर 2009 का है, नीलू चोपड़ा और अन्य बनाम भारती। इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए, सर्व सामान्य व अस्पष्ट आरोप। इसमें जो मुख्य बात है कि यदि एफआईआर में परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ बिना किसी विशिष्ट भूमिका के स्पेसिफिक रोल के सामान्य आरोप लगा दिए गए हैं
जैसा कि अक्सर होता है, तो एफआईआर में नाम होने मात्र से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ऐसी एफआईआर निरस्ती योग्य है। उस जजमेंट का पूरा पैरा का अनुवाद सर मैंने लिख दिया है। अगला जजमेंट है हमारा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 2 जुलाई 2014 का है। इसमें जो मुख्य बात है कि सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना, मुख्य बात जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बार बार दोहराया है कि जहां विवाद मूल रूप से अनुबंध या लेन देन या संपत्ति का हो और शिकायतकर्ता ने केवल दबाव बनाने के लिए उसे आपराधिक रूप दे दिया, वहां हाईकोर्ट को धारा 528 बीएनएसएस के तहत हस्तक्षेप कर एफआईआर रद्द करनी चाहिए। यहां पर मैं बता दूं, उन ठगों, उन फ्रॉडियों को, उन कंपनी के एजेंटों को, जो कंपनी के एजेंट बनकर झूठ बोलकर लोगों से पैसा लेते हैं कि हम आपसे पैसा लेकर आपको इतना मुनाफा आपको मिल जाएगा, आप हमें पैसा दे दें, और ना तो कंपनी में जमा कराते हैं और दूसरे फर्जी अकाउंटों के जरिए दूसरे अकाउंटों में ले जाकर उस पैसों को हड़प लेते हैं। तो ये पैसे का लेन देन का विवाद नहीं है सर, ये सीधा सा 420 है, ये सीधा सा धोखाधड़ी है, ये सीधा सा कूट रचना है। फर्जी अकाउंट खोलना और फर्जी अकाउंट में फर्जी कंपनी का नाम का इस्तेमाल करना, ये लाइफ टाइम पनिशमेंट वाले अपराध हैं सर। ये वो अपराध नहीं है कि ये सिविल प्रकृति के नेचर में आ जाएंगे। सिविल प्रकृति के नेचर का विवाद क्या होता है कि आपने किसी से प्लाट खरीदा, आपने उसको पैसे दे दिए, अब आपको रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। अब आपने क्या किया कि आपने उठा के पुलिस थाने में रिपोर्ट डाल दी कि सर इसने तो हमारे साथ धोखाधड़ी और चीटिंग की है। तो ये मामला सिविल नेचर का आएगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अनुबंध पालन का दावा आपको कोर्ट में लगाना होगा। तो यहाँ पर 420 की रिलीफ आपको प्राप्त नहीं होगी। उसका शुरू से इंटेंशन यही है, झूठ बोल के धोखाधड़ी से पैसा लिया, कंपनी भी फर्जी, कंपनी के एजेंट भी फर्जी बने और पैसा भी उनके निजी खातों में गया, वहां से किसी कंपनी में भी नहीं भेजा। टोटल शुरू से आखिर तक धोखाधड़ी और कई लोगों के साथ उनके द्वारा की गई आपराधिक आचरण मौजूद है उनका। तो ये रिलीफ उन लोगों के लिए नहीं है, ऐसे शातिर बदमाश और फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए जेल की सलाखें मौजूद है। और ऐसे अपराधियों को तो जेलों में ही रहना चाहिए ताकि वो भविष्य में किसी का जिंदगी बर्बाद ना कर सकें। सीधे साधे लोग उनकी बातों में आकर, भरोसे में आकर उनको रुपया देते हैं और ये इसी बात का फायदा उठाकर उनके पैसों को हड़प जाना चाहते हैं। तो कानून ऐसों के लिए बना है, लाइफ टाइम पनिशमेंट की सजाएं इसमें मौजूद है। ये उन लोगों के लिए प्रावधान नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है सर। इसमें अगला आएगा सर अरनेश कुमार 2014 में जो मुख्य बात है, आईपीसी की धारा 498 दहेज प्रताड़ना और 7 साल से कम सजा वाले जो अपराध हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले मामलों में पुलिस तुरंत या स्वतः गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले सीआरपीसी की धारा 41A, अब जो धारा बीएनएसएस में 35 कर दी गई है, के तहत नोटिस देना अनिवार्य किया गया है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 की रक्षा करना होगा और झूठे मामलों में अनावश्यक गिरफ्तारी को रोकना, ये इसका जजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। अब हम आते हैं सर उच्च न्यायालय हेतु एक आदर्श ड्राफ्ट में आपको बता दूं, ये सिर्फ मैंने आपकी गाइडलाइन के लिए तैयार की है ताकि एक घर में बैठा व्यक्ति, एक गांव में खेत की मेड़ पर बैठा व्यक्ति या तहसील प्लेस पे, नगर, महानगर, जिला या बड़े शहर का रहने वाला, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर आदमी के मन में एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये हाईकोर्ट में जब याचिका लगाई जाएगी तो कैसे लगाई जाएगी, क्या होगा, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो एक समझाने के लिए ओनली फॉर, बाकी वकील साहब उनके हिसाब से तैयार करेंगे ड्राफ्ट में, आपको बता दूं आपकी केस की परिस्थिति और घटना के हिसाब से। लेकिन मैंने डिजिटल ई बुक में इसको भी तैयार करके रखा है, खासतौर से विधि के विद्यार्थी और न्यू लॉ स्टूडेंट और जिन्होंने अभी वकालत की शुरुआत की उनके लिए बड़ी गाइडलाइन होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हाई कोर्ट को रद्द कराने के लिए कौन सा सेक्शन होगा, कौन सी धारा होगी, नहीं पता होता है सर। सुनते हैं हम एक दूसरे से, कोर्ट में बातचीत करते हैं, वो कहते हैं हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होगी, कैसे लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या एफिडेविट लगेगा, कैसे स्टे एप्लीकेशन लगाई जाएगी, कुछ नहीं हमें पता होता। तो वही जानकारी आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें लिख दी है कि क्या हाई कोर्ट में हिंदी में भी याचिका पेश की जा सकती है, ये भी एक डाउट रहता है ये मन में कई बार कि क्या हिंदी में भी एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई जा सकती है हाई कोर्ट में। तो जी हाँ सर, लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा में भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ड्राफ्ट दी है इसमें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तहत आधिकारिक रूप से हिंदी में याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। यदि आप किसी अन्य न्यायालय, अन्य राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के उच्च न्यायालय में आवेदन कर रहे हैं तो वहां भी आधिकारिक रूप से देवनागरी लिपि या हिंदी भाषा में याचिका स्वीकार करने का स्पष्ट प्रावधान है। भारत की भाषा है सर हिंदी भाषा। हाई कोर्ट हिंदी हेतु आदर्श जो याचिका का प्रारूप है मैं आपको बता दूं, पहले 482 थी, अब 528 कर दी गई है। ऊपर
न्यायालय का नाम लिखा जाएगा माननीय उच्च न्यायालय, और पीठ जो भी है जहां पर भी वो जाएगा, और विविध अपराध याचिका क्रमांक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 528 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत करना। याचिकाकर्ता में उसका पूरा नाम पता आ जाएगा। विरुद्ध में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना, थाने का नाम, जिला, और दूसरे में शिकायतकर्ता और अनावेदक का नाम आ जाएगा पूरा। अच्छा, ये परिस्थिति के हिसाब से इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये सिर्फ एक आइडियल है, ऐसा ना माने कि मैंने बना दिया है तो यही सब कुछ है। परिस्थिति के हिसाब से, हालात के हिसाब से इसमें संशोधन होगा और उसी हिसाब से कोर्ट में पेश की जाएगी। सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्ट, एक आपके दिमाग में एक तस्वीर पैदा हो जाए कि हाँ इस तरीके से तैयार होती है, मैंने आपके लिए तैयार की है। विषय में लिखा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 528 के अंतर्गत पुलिस थाना जो भी है नाम में दर्ज अपराध क्रमांक, एफआईआर एवं उससे उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्रवाइयों को निरस्त मतलब क्वेश करने हेतु याचिका माननीय मुख्य अधिपति जी एवं उनके सह समक्ष न्यायाधीश गण, याचिकाकर्ता की ओर से निम्न याचिका अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रस्तुत की जा रही है। नंबर 1 है यह कि याचिकाकर्ता भारत का एक शांति प्रिय एवं कानून का पालन करने वाला नागरिक है तथा उसके विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। दूसरा है यह कि अनावेदक क्रमांक 2 शिकायतकर्ता द्वारा याचिका से आपसी रंजिश एवं सिविल विवाद के कारण पुलिस थाने में झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण एफआईआर संबंधित धारा में दर्ज कराई गई है। मैंने जगह छोड़ दी है, जहां धारा लिखाएगी या रंजिश का कारण लिखाएगा वो अपने हिसाब से है। तीसरा है यह कि एफआईआर में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से असत्य, काल्पनिक और मनगढ़ंत है। यदि एफआईआर में अंकित संपूर्ण तथ्यों को बिना किसी बदलाव के स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध घटित होना सिद्ध नहीं होता है। नंबर चौथा है यह कि घटना दिनांक को याचिकाकर्ता घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था। धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पास इस बात के अकाट्य साक्ष्य, अकाट्य प्रमाण, सीसीटीवी फुटेज, ऑफिस अटेंडेंस या लोकेशन डेटा उपलब्ध है जो सिद्ध करते हैं कि उसे रंजिशवश इस मामले में घसीटा गया है। पांचवा पेरा है सर यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल में ऐतिहासिक मामले में तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्रवाई केवल निजी बदले या रंजिश की भावना से प्रेरित होकर की गई हो तो उसे निरस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ये जनरली फील्डिंग में नहीं लिखा जाता है, फील्डिंग में सिर्फ तथ्य लिखे जाते हैं, कानून की धाराएं भी नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन मैंने आपको बतौर समझाने के लिए इसमें लिखा हुआ है। जब आपकी ड्राफ्टिंग होगी तो उसमें ये आप कानून अलग से आपको कोर्ट में बताना होगा, सूची अनुसार जो है कि लिस्ट पेश करना और आर्गुमेंट के समय बताना, लेकिन मैंने आपको बतौर समझाने के लिए इसमें लिख दिया है। मैं आपको बता दूं ड्राफ्टिंग के समय वकील साहब तैयार करेंगे उनके हिसाब से। छठा नंबर आएगा यह कि मामला पूर्णतः सिविल प्रकृति का है जिसे आपराधिक रंग देकर याचिकाकर्ता को प्रताड़ित करने और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया। अंत में आती है सर हमारी प्रार्थना। क्या प्रार्थना बनेगी? अतः माननीय उच्च न्यायालय से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि नंबर 1 याचिका स्वीकार की जाकर पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर जो भी फलाना फलाना क्रमांक है उससे संबंधित समस्त आगामी कार्रवाइयों को पूर्णतः निरस्त फरमाने की कृपा करें, क्वेश करने की कृपा करें। दूसरा आएगा सर हमारा याचिका स्वीकार की जाकर हो गया, याचिका के अंतिम निर्णय तक याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या दंडात्मक गिरफ्तारी की कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित फरमाने की कृपा करें। तीसरा आएगा अन्य कोई सहायता जो माननीय न्यायालय न्यायहित में उचित समझे याचिकाकर्ता को प्रदान की जावे। नीचे दिनांक, स्थान, आपके दस्तखत, आपके वकील साहब के दस्तखत, और ये स्टे एप्लीकेशन है सर, शीर्षक ऊपर वही लिखा जाएगा। विषय में लिख देंगे याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं समस्त आगामी दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक, स्टे ऑन अरेस्ट ऑब्लिक नो कर्सिव एक्शन लगाने हेतु अंतरिम आवेदन पत्र, ये इसमें लिखा जाएगा। बाकी माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है, तथ्य वही रहेंगे। मैं प्रार्थना अंत में पढ़ के आपको बता देता हूँ। नंबर 1 प्रार्थना में पुलिस थाने को एफआईआर क्रमांक के संबंध में याचिकाकर्ता की दंडात्मक गिरफ्तारी न करने एवं कठोर कार्रवाई न करने का अंतरिम आदेश पारित फरमाने की कृपा करें। दूसरा, संबंधित न्यायालय में चार्जशीट या अन्य कार्रवाइयों को प्रस्तुत आगे बढ़ाने पर रोक लगाने की कृपा करें, मतलब एफआईआर टोटल निरस्त की जाना चाहिए इसमें। इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र है सर, शीर्षक वही रहेगा, उन्मान। मुख्य एक आखिरी पैरा में पढ़ के बता देता हूं यह कि मैंने इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है, न ही इस संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत की है। पूरी एफिडेविट वही रहेगा हमारा लगभग लगभग। उसके बाद सत्यापन आ जाएगा। ये इंग्लिश में सर इसकी ड्राफ्ट मेरे द्वारा इसमें दे दी गई है, ये पूरा स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ। उसके बाद आता है सर 528 बीएनएसएस और उच्च न्यायालय की शक्तियां। इसके बारे में भी मैंने लिखा है किसी भी झूठी एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है हाईकोर्ट, इसमें बताया गया है।
व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में भी लिखा है, कानूनी विश्लेषण मैंने इसमें लिखा है, सजा, जमानत, क्षेत्राधिकार व धाराओं के बारे में भी सर इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एफआईआर रद्द करने की, क्वेश कराने की शक्ति जो धारा 528 के अंतर्गत दी गई है, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। एफआईआर रद्द करने के मुख्य आधार इसमें मैंने अलग से लिखे हुए हैं। जो भजन लाल का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उसमें जो 7 निर्देश दिए गए वो अलग, वो भी यही है लगभग, लेकिन ये मैंने स्पेशली वो अलग से इसमें लिखे हैं। जैसे अपराध ना बनना, दुर्भावनापूर्ण केस, समझौता होना, दीवानी मामला, ध्यान रखने योग्य बात, पुलिस के पास अधिकार नहीं। इसमें जो है कि 528 के अंतर्निहित शक्ति के बारे में भी सर मैंने स्पेशल कुछ जानकारी दी है। जैसे बीएनएसएस की धारा 528 क्या है, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, लेकिन उससे भी हटके कुछ अतिरिक्त जानकारियां इस डिजिटल ई बुक में मैंने लिखी हैं। और इसका उद्देश्य जो मैंने आपको ऊपर बताया उसको डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सही न्याय दिलाना, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और आदेशों को लागू करना, उसका एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा मैंने यहाँ पर। 528 कब काम आती है, जैसे कि उसके बारे में भी मैंने इसमें थोड़ा विस्तार कर दिया है आगे। जैसे झूठी एफआईआर को रद्द कराना और जांच में दखल देना, निचली अदालत के गलत फैसले को सुधारना, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना। बीएनएस सेक्शन 528 कैसे काम करती है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी सर मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए दे दी है। कुछ जरूरी बातें भी इसमें मैंने बता दी हैं। और 528 के तहत अपील करने की प्रक्रिया क्या होगी, पिटीशन लगाने की, वो भी मैंने लिखी है। अपील करने की प्रक्रिया सर इसमें वकील साहब से संपर्क कैसे करें, आप क्या फायदा मिल सकता है, वो भी मैंने लिखा है। याचिका तैयार करना, सबूतों की सूची और कानूनी तर्क, और याचिका दाखिल करना, सुनवाई में हिस्सा लेना, इसके बारे में भी, फैसला और कार्रवाइयों के बारे में भी दिया। वकील इसमें किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, वकील साहब किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, जैसे केस को समझना और सलाह देना। दूसरा, याचिका तैयार करना। तीसरा, कानूनी प्रक्रिया को संभालना, कोर्ट में पक्ष रखना। ये सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। याचिका क्या होती है, एक दायर प्रक्रिया और फीस, मतलब याचिका क्या होती है उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है। मैंने कहा था सर बहुत कुछ सामग्री लिखी है, लेकिन मैं डिटेल जानकारी दूंगा तो 5 घंटे का तकरीबन वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्य बातें आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पिटीशन के बारे में लिख दिया, याचिका क्या होती है, और जो है कि इसमें जैसे कि इस्तेमाल बहुत से मामलों में किया जाता है याचिका का, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। न्यायिक मामलों में, कानूनिक मामलों में, संपत्ति डिस्प्यूट में, व्यवहारिक मामलों में, नौकरी संबंधी मामले, विवाह और तलाक संबंधी, शिक्षा संबंधी मामले, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। याचिका कितने प्रकार की होती है ये भी सर मैंने इसमें लिख दिया है। रिट पिटीशन, जैसे कि मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में जनहित याचिका, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण रद्द करने की याचिका, ये सब कुछ इसमें मैंने डिटेल लिखा है। भरण पोषण के लिए, उपभोक्ता शिकायत के लिए, और ये सब कुछ है। पिटीशन दायर क्यों की जाती है इसके बारे में भी सर इसमें डिजिटल ई बुक में दे दिया है मैंने। भारत में याचिका कौन दायर कर सकता है, एक व्यक्ति, जनहित याचिका, वकील, सरकारी प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, सार्वजनिक अधिकारी, ये सब जो है कि याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में याचिका किस कोर्ट में दायर करनी चाहिए इसके बारे में भी सर मैंने जानकारी इसमें दी है। और याचिका दायर करने के लिए कितना खर्च आता है, तो एक सामान्य प्रोसेस होती है जो कोर्ट फीस लगती है, वो परिस्थिति के हिसाब से बदला जाती है। याचिका याचिका कब दायर नहीं की जा सकती इसके बारे में भी सर मैंने लिखा हुआ है इसमें। और याचिका दायर करने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अदालत में याचिका दायर कैसे करें, और इसके बाद ये हमारी आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब ये मैंने जो आपको ओरल तौर पे बताया है ये सब डिजिटली बुक में तो सर लिख दिया है, लेकिन मैं इनके ऊपर स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा इनका एक्सप्लेनेशन करके, क्योंकि समय काफी हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वीडियो 15-20 मिनट का ही रहे, लेकिन आप देखते हैं कि कानून एक ऐसी मामला रहता है, कानूनी मामला, कि ये हम 2 शब्दों में कह दें तो वो कुछ अर्थ नहीं निकल पाता है, कुछ का कुछ अर्थ समझ लिया जाता है। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। इसी से रिलेटेड दूसरे वीडियो और मैं बनाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए उपयोगी होंगे। इसके बाद यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 की धारा 175 की उपधारा 3 की अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। ये अध्याय नंबर 1 है, मैं आपको बतौर उदाहरण के बता रहा हूँ। एसी 32-33 अध्याय इसमें विभिन्न प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। ये फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर इसमें मैंने एक मुख्य आधार बनाकर इसमें ड्राफ्टिंग तैयार की है। सिंपल ड्राफ्टिंग भी आपको मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। संबंधित कानूनी धाराएं, सरल उदाहरण, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बुक में से पढ़ के ये धारा बताई थी, और मैंने जब आपको एक्सप्लेन करके बताई तो आप किस प्रकार से समझे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ चुकी है।
बेहद ही सरल अंदाज और सरल तरीका मैंने आपके लिए निकाला है वीडियो में। जैसे कि मैं आपको एक बार और पढ़ दूं, ये भाषा शैली आप कुछ समझ लें। एक एडवोकेट ही समझ पाता है, एक आम नागरिक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति। इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी, जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए, किसी न्यायालय की कार्रवाई का दुरुपयोग निवारित करने के लिए, किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्य को प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अब आप समझ गए सर क्या? ऐसा होता है, कानून की भाषा शैली एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने ये सरल व्याख्या आपके लिए की है डिजिटल ई बुक में, और सब कुछ जानकारी मैंने वीडियो में आपको दे दी है। डिजिटल ई बुक की लिंक सर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तकरीबन 200 से ऊपर सर इसमें प्रश्न हैं, और जो है कि ये इसके ऊपर का शीर्षक है कि बीएनएसएस में एफआईआर रद्द करने के लिए धारा क्या है, क्वेश नियम सेक्शन 528, यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है सर। और ये डिजिटल ई बुक है सर। इस डिजिटल ई बुक का उपयोग आप जो है कि खुद पढ़ने के लिए कर सकते हैं, किसी अदालत में कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डिजिटल नोट्स है, डिजिटल ई बुक है, और ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर। ये एजुकेशनल पर्पस से मेरे द्वारा तैयार की जाती हैं, और एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से ही वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को व्यक्तिगत सलाह देना नहीं है। आप आपके मामले के रिलेटेड कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। उसके बाद आप उसमें इनका अप्लाई किस प्रकार से होगा वो बेहतर आपको जानकारी दे सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके मन में, एक आम नागरिक के मन में या पीड़ित के मन में एक हजारों सवाल उठते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है उन हजारों सवालों का जवाब मेरे आज के वीडियो से आप सभी को मिल चुका है। और ये तमाम ऑल इंडिया में ये धाराएं लागू हैं। बीएनएसएस 2023 पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही है, भारत के तमाम राज्यों में इन्हीं प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरे ऑल इंडिया के लिए मेरा ये वीडियो है, ना कि किसी एक स्टेट के लिए। ये ऑल इंडिया में एफआईआर जो दर्ज की जाती है, जो प्रोसेस उसमें फौजदारी केसों में अपनाई जाती है, वो बीएनएसएस 2023 के तहत ही अपनाई जाती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है, और मुझे लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी ही है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई बार झूठा फंसा दिया जाता है व्यक्ति को, घर में बैठा हुआ है और बता दिया है कि वो चौराहे पे लड़ाई कर रहा है। तो ऐसे मामले अक्सर हो जाते हैं। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, पहले के जमाने में तो सीसीटीवी चलता ही नहीं था, अब तो काफी कुछ जो है कि मामले उपलब्ध हो गए हैं जिनसे पता लगता है आप निर्दोष हैं। वो तमाम सबूतों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबी साक्ष्य धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अलबी क्या होता है सर? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है घटना के समय आरोपी घटना स्थल पर मौजूद नहीं होकर कहीं और मौजूद था, इसको अलबी साक्ष्य कहते हैं। धारा 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 की, वो यही बताती है, उसमें जो इररिलीवेंट जो फैक्ट होते हैं वो भी रिलीवेंट बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जब वास्तव में आरोपी घटना स्थल पर ना होकर कहीं और है, तो वो साक्ष्य में ग्राह्य माने जाते हैं। तो 63 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सर्टिफिकेट तैयार करके दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट कैसे तैयार किया जाएगा, हैश वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये फार्म कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। ये 63 4 का जो फार्म है, इसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है सर, उसको भरना भी सिखाया है, और उस स्पेशल फार्म को आपके लिए उपलब्ध भी करा दिया। मेरा वही वीडियो आप चैनल पर जाकर देखें, उसके नीचे लिंक में आप क्लिक करेंगे तो स्पेशल 5 पन्नों का वो फार्म आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी। व्यक्तिगत भरा जाएगा, एक पुलिस अधिकारियों के द्वारा भरकर चालान के साथ पेश किया जाता है, वो अलग है, वो भी उसमें दे रखा है। यदि आपको प्राइवेट मुकदमा कोर्ट में पेश करना है और आपको किसी की हैश वैल्यू निकालना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। उस प्रमाण पत्रों को आप लिंक से खरीद भी सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे ही दी गई है। उसको मैंने बड़े सुंदर अक्षरों में, बड़े स्पेस के साथ तैयार किया है, ताकि आप उसको आसानी से भर सकें। भरने का तरीका भी मैंने सिखाया है, हैश वैल्यू का तरीका भी मैंने सिखाया है। MD5 हैश वैल्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल अक्सर पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। मेरे पास अभी कई चालान रखे हुए हैं जिसमें हैश वैल्यू पुलिस अधिकारियों के द्वारा पेश की गई, मैंने उसमें देखा। MD5 कैलकुलेटर है। उसके बाद 256 F6, ये भी हैश वैल्यू कैलकुलेटर है। और भी बहुत से कैलकुलेटर हैं, आप जब निकाल कर अलग अलग देखेंगे तो सबसे एक ही हैश वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं है। मैंने इन हैश वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए ऑनलाइन निकालना भी सिखाया है मेरे वीडियो में, ताकि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप खुद हैश वैल्यू निकालकर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। साथ में 63 4 का सर्टिफिकेट आप जरूर पेश करें, क्योंकि यदि आप ये पेश नहीं करेंगे तो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा सर। मूल दस्तावेज अगर आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो एविडेंस एक्ट के तहत वो साक्ष्य में ग्राह्य है, आपको फिर कोई भी उसके साथ प्रमाण पत्र की या हैश वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
लेकिन यदि आप मूल दस्तावेज पेश नहीं करते हैं, सेकेंडरी के रूप में पेश करते हैं, तो तमाम ये सबूत आपको पेश करना होंगे। कई बार ऐसा भी देखने में आता है, कानून तो अपनी जगह बना हुआ है और पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी होती है, वो भी इसका पालन करते हैं। लेकिन एक मेरे ही मामले में जो मेरे पास जो प्रकरण है, मैं आपको उसका अक्सर मैंने उदाहरण दिया है। जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं उसकी बात करता रहूंगा। अभी मामला विचाराधीन है। उसमें अपराधियों ने कंपनी का एजेंट बनकर झूठ बोलकर धोखाधड़ी की नियत से ठगी करते हुए 30,37,500 रुपए उनके खातों में प्राप्त किए, कंपनी के नाम से। कंपनी भी फर्जी निकली, कोई कंपनी का वजूद नहीं था, और वहां से पैसे दूसरे खातों में ले जाकर उसको हड़प लिया और उसको बेवकूफ बनाया कि ये तो हमने कंपनी में लगा दिए। पुलिस जांच में जब सामने आया कि ये पैसे इन्हीं के खातों में गए हैं, तो पुलिस को जहां से कार्रवाई चालू करना थी, पुलिस अधिकारी के द्वारा वहीं से कार्रवाई समाप्त कर दी गई और खात्मा खारिजी रिपोर्ट उस पर लगा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि वो लगाने का आधार क्या था। तो एक आवेदन दिया अभियुक्त गण ने कि हमने ना तो रुपया प्राप्त किया और ये इन्होंने इनकी मर्जी से किया। अब बैंक स्टेटमेंट को तो कोई झूठा कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑनलाइन रिकॉर्ड के रूप में सर मौजूद होते हैं। और यदि अभियुक्त गण कोई अपना डिफेंस रखते भी हैं, तो उनके पास कोई सबूत तो होगा। सिर्फ एक आवेदन लिख देने से और मौखिक कह देने के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उस बात को मान लिया और 3 ट्रांजैक्शन में से 2 ट्रांजैक्शन डायरेक्ट अभियुक्त के खाते में गए, उसको उठाकर अलग रख दिया। 27 लाख का बड़ा ट्रांजैक्शन उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत एक करंट अकाउंट खोला, उसमें लिए और वहां से एक टूर और ट्रेवल्स की कंपनी में ले गए, जो कि वीजा, पासपोर्ट और फॉरेन में जो लोग जाते हैं घूमने, तो उनके ठहरने का इंतजाम इसमें जो है कि उपयोग करते हैं। वो भी सह अपराधी था, उसको भी अपराधी बनाना था। जो उनका साथी था, फर्जी अकाउंट खोला, उसको भी उसमें अपराधी बनाना था। पैसा तो उन्हीं लोगों के पास है, ये तो कन्फर्म है। बैंक ट्रांजेक्शन से पैसा आरोपी गण के पास गया, उसके बाद भी पुलिस अधिकारी के द्वारा बगैर 63(4) के सर्टिफिकेट के, बगैर हैश वैल्यू के, उन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ही उसमें खात्मा खारिजी रिपोर्ट लगा दी गई। हमारे पक्षकार के साथ बड़ा अन्याय हुआ। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कार्य है, उनको जो उचित लगा उन्होंने कर दिया। अब आगे की कार्रवाई माननीय न्यायालय देखेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सही किया है कि गलत किया है। हाई कोर्ट भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, क्योंकि न्याय, आपको मैं अक्सर कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ सर, ये कानून की दुनिया है, यहाँ पर आपको हौसला रखना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें थाने की कार्रवाई जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने की है, उसको निरस्त करके उसमें वापस इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर दिए गए। और अधीनस्थ न्यायालय के कई फैसले आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिए गए। सवाल सिर्फ आपके प्रयास करने का है। यदि आप हिम्मत हारकर एक जगह बैठ जाएंगे, तो आपका हाथ पकड़कर कोई आपको न्याय दिलाने नहीं आएगा। एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसको अंतिम मंजिल तक पहुंचाए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है सर कि कोई भी आपको अंतिम मंजिल तक पहुंचाएगा। आपको खुद को ही प्रयास करना होगा। यदि आप प्रयास करना छोड़ देंगे, तो आप उसी क्षण हार जाएंगे। आपकी संपत्ति भी आप खो देंगे, या आप जेल में बंद हैं, आप प्रयास करना बंद कर देंगे तो जेल में से भी आप कभी नहीं निकल पाएंगे। आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। एडवोकेट्स की सुविधा इसलिए दी जाती है, ऑल इंडिया में जो तमाम वकील साथी हैं, वकील एडवोकेट्स हैं, वो यही कार्य करते हैं कि आप लोगों की सहायता करना और आप लोगों को न्याय दिलाने में मदद करना। क्योंकि एक आम आदमी की अपेक्षा ये रहती है कि चुटकी बजा के काम हो जाए, वकील साहब चुटकी बजाएं और वो जो मंशा लेकर आ रहे हैं वो पूरी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है सर। कानून एक बना हुआ है, एक प्रोसेस है। क्योंकि अगर हर काम चुटकी बजा के होने लगा, तो अपराधी भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर आपका क्या होगा। न्याय हर चीज को देखता है, दोनों पक्षों को देखेगा, गुण दोषों को देखेगा। कुछ समय लगता है, ये मान लिया। कई मामलों में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, वो गलत है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई जजमेंट्स पारित किए हैं। सालों सिविल मुकदमे चलते हैं, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी निकल जाती हैं। तो कैसे उनका शीघ्र निराकरण किया जाए, तो उसके ऊपर भी मैंने सर एक वीडियो बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के आधार पर ही, कि सिविल दावों का कैसे शीघ्र निराकरण किया जाए। और दीवानी पे भी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, सिविल पे, फौजदारी पे, और भी तमाम ला टॉपिक पे। जैसे मुझे समय मिलता है, मैं आप लोगों के लिए सर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।
और अभी भी काफी कुछ बहुत बचा हुआ है। ला एक इतना बड़ा समंदर है सर कि हम कई जन्म भी ले लें तभी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। जिस डिजिटल ई बुक की मैंने आपको जानकारी दी उसके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।